Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video, we are going to see the post-term pregnancy, the second part. इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली थी, लाइक व्हाट इज़ पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी. इसको हम लोग पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी भी बोलते हैं या तो पोस्ट मेच्योरिटी भी बोलते हैं, है ना. तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है. पोस्ट मीन्स होता है बाद में, लेटर. टर्म मीन्स होता है प्रॉपर 9 मंथ. प्रेगनेंसी मीन्स किसी बेबी को कैरी करना, यानी कि 9 मंथ के बाद या प्रॉपर टाइम पीरियड के बाद अगर बहुत ज़्यादा वीक्स, डेज या मंथ एक्सटेंड हो जाते हैं प्रेगनेंसी में, तो उसे हम पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी बोलते हैं. तो सिंपली हम कह सकते हैं कि नॉर्मली जो आपकी प्रेगनेंसी होती है, नॉर्मली वो 9 to 10 मंथ की होती है ना. एक नॉर्मल प्रेगनेंसी को हम 9 से 10 महीने की प्रेगनेंसी मानते हैं. अगर डेज की बात करोगे तो 280 डेज की नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है. लेकिन पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी में क्या हो रहा था कि 11 मंथ में चली जाती है प्रेगनेंसी. इसका मतलब कि 294 डेज की हो जाती है प्रेगनेंसी. साथ ही साथ अगर आप वीक्स की बात करो तो 42 वीक्स से अबव चली जाती है प्रेगनेंसी. दिस इज नोन एज पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी. तो चलिए आगे देख लेते हैं. इस वीडियो में हम क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मैनेजमेंट, कॉम्प्लिकेशन वगैरह देखने वाले हैं. तो क्लिनिकल फीचर्स की अगर आप बात करें तो अगर कोई पेशेंट आपके पास आई जिसकी पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी है ना, तो उसमें क्या आपको देखने को मिलेगा. तो सिंपली उस लेडी का, उस वोमेन का वेट जो है वो आपको डिक्रीज होता हुआ मिलेगा. एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो वेट है वो नॉर्मली कितना इंक्रीज होता है, टोटल 11 kg वेट इंक्रीज होना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. जितना भी मदर का वेट है उससे 11 किलो वेट उसका बढ़ जाना चाहिए. कितना बढ़ना चाहिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितना बढ़ना चाहिए, 1 kg. सेकेंड ट्राइमेस्टर में कितना बढ़ना चाहिए, 5 kg. और थर्ड ट्राइमेस्टर में भी 5 kg इंक्रीज होना चाहिए. तो अब मान लो अगर किसी वुमेन का वेट था 60 kg, उसके बाद प्रेगनेंसी में उसका वेट कितना होना चाहिए, 71 kg हो जाना चाहिए, राइट. अब पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी वाली जो वुमेन होंगी तो सिंपली जब वो आई होगी तो आपने उसका वेट तो देखा ही होगा ना. वो दोबारा से आई या तीसरी बार आई, थर्ड विजिट में आई, तो उसका वेट बढ़ना रुक गया. इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मदर को कोई हेल्थ इशू होगा या बेबी को कोई हेल्थ इशू होगा, या तो पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी का केस भी हो सकता है. तो इस तरह से वेट को आप मेजर करोगे. नेक्स्ट है आपका डिक्रीज फंडल हाइट. तो फंडल हाइट मीन्स क्या है कि ये जो फंडल हाइट, जो एब्डोमेन की जो हाइट बढ़ती चली जाती है बेबी की ग्रोथ की वजह से, ये जो हाइट एब्डोमेन की बढ़ रही है आप देख रहे हो, इसी को हम फंडल हाइट बोलते हैं, राइट. लेकिन पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी में इस केस में फंडल हाइट इंक्रीज होने के बजाय रुक जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी. उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि बेबी जब अपने टाइम के बाद तक मदर के अंदर रह जाता है, यानी 11वां महीना अगर उसको चल रहा है, तो इस टाइम पे होता क्या है, अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है. हम सभी जानते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड होता है अंदर, ठीक है, जिसके अंदर बेबी होता है. यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड मैं आपको दिखा देती हूँ. ये देखो, ये है एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक सैक. उसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, उसके अंदर बेबी होता है. तो ये एमनियोटिक फ्लूइड लेटर क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब होने लगता है, कम होने लगता है, ख़त्म होने लगता है, ठीक है. जब ज़्यादा प्रेगनेंसी बढ़ जाएगी तो एमनियोटिक फ्लूइड कम होने लगेगा. क्यों कम होने लगेगा, क्योंकि आसपास का एरिया उसको खींचने, एब्जॉर्ब करने लगता है. ये इसलिए भी होता है क्योंकि बेबी की कंटिन्यूस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बढ़ रही होती है, तो बॉडी कहीं ना कहीं से तो एडजस्ट करेगी ना. अब बेबी भी बढ़ रहा है, बेबी 9 मंथ से ऊपर का हो गया और एमनियोटिक फ्लूइड भी बढ़ता चला जाएगा, तो ऐसे तो यूट्रस रप्चर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. तो बॉडी कैसे एडजस्ट करेगी, बॉडी एमनियोटिक फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर लेगी, जिसकी वजह से एडजस्टमेंट हो जाएगा. तो जब एमनियोटिक फ्लूइड कम होने लगेगा तो फंडल हाइट रुक जाएगी, बढ़ना बंद हो जाएगी, या कह सकते हैं ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड अगर एब्जॉर्ब हो गया तो फंडल हाइट आपको डिक्रीज मिलेगी. इसी वजह से वेट भी डिक्रीज मिलता है क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड एब्जॉर्ब होने लगता है. इसके अलावा फॉल्स पेन की हिस्ट्री मिलेगी, ट्रू पेन की हिस्ट्री नहीं मिलेगी. अब हम सभी जानते हैं कि फॉल्स और ट्रू पेन क्या है.
ट्रू पेन जिसको हम लेबर पेन भी बोलते हैं, जिसमें सर्विक्स जो होता है, सर्विक्स बच्चेदानी का नीचे का मुंह, उसको हम सर्विक्स बोलते हैं, वो डायलेट यानी कि फैलना स्टार्ट हो जाता है ट्रू पेन में। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ट्रू पेन जब आता है, जब वो इस तरह का पेन आता है तो नीचे का जो सर्विक्स है वो ओपन होना शुरू हो जाता है और डिलीवरी के चांसेस इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। फॉल्स पेन में नीचे का सर्विक्स ओपन नहीं होता। फॉल्स पेन क्यों होता है? क्योंकि मसल्स खिंच रहे होते हैं, स्ट्रेच हो रहे होते हैं बिकॉज ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बेबी। तो जब आपके मसल्स स्ट्रेच होंगे तो आपको पेन होगा। ये पेन आपकी मेडिसिन से भी ठीक हो जाएगा, गरम सिकाई यानी हॉट कंप्रेशन से भी ठीक हो जाएगा। उसको हम लोग फॉल्स पेन कहेंगे। ये फॉल्स पेन डिलीवरी कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। अब सिंपल सी चीज़ है, ट्रू पेन तो आना नहीं है, तभी तो डिलीवरी हो नहीं रही है और पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी चली जा रही है, तो फॉल्स पेन तो देखने को मिलेंगे। तो हिस्ट्री ऑफ फॉल्स पेन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका यूट्रस इज फुल ऑफ फीटस। अब सिंपल सी चीज़ है, यूट्रस के अंदर जो बेबी है उसके आसपास जितना भी एमनियोटिक फ्लूइड था वो सारा एब्जॉर्ब हो रहा है। जब वो एब्जॉर्ब हो रहा है तो जब आप मदर के एब्डोमेन को टच करोगे तो आपको फीटस के पार्ट इजीली फील हो जाएंगे, क्योंकि इसके आसपास का जो फ्लूइड था वो एब्जॉर्ब हो गया। तो ये थे कुछ स्पेशल क्लिनिकल फीचर्स जो कि अगर कोई पेशेंट आती है तो आप इन क्लिनिकल फीचर्स के थ्रू पता लगा सकते हो कि मे बी ये पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी का केस होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, डिलीवरी के बाद बेबी के अंदर कौन कौन से ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जिसके थ्रू आप इस केस को कंफर्म कर सकते हो। इसकी ज़रूरत तो नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डिलीवरी के बाद बेबी कैसा दिखेगा, पोस्ट टर्म बेबी कैसा दिखता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले बेबी थिन और ओल्ड दिखेगा। ओल्ड क्यों दिखेगा? क्योंकि अब वो 9 मंथ का न्यू बॉर्न बेबी नहीं है, उसको 2 महीने एक्स्ट्रा हो गया आप कह सकते हो, या 1.5 महीना एक्स्ट्रा हो गया मदर की वूम्ब के अंदर, तो वो ओल्ड बेबी कहलाएगा। इसका एक और रीज़न है, बेबी जब अंदर ज़्यादा मंथ तक रहता है, 11वां महीने तक रहता है मदर के अंदर, तो उसकी स्किन सिकुड़ जाती है, रिंकल्स पड़ जाते हैं। कुछ इस तरह से रिंकल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो रिंकल्स है ना, ये ऐसा लगता है कि जैसे कोई ओल्ड पर्सन की झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, इस वजह से यहाँ पे बेबी को ओल्ड बोला गया है। नेक्स्ट है हेड की अगर बात करें तो हेड के अंदर मोल्डिंग जो प्रोसेस होता है वो आपको कम मिलेगा या एब्सेंट मिलेगा। अब ये मोल्डिंग क्या है? देखिए, डिलीवरी के टाइम पे क्या होता है, बेबी का जो हेड है उसकी जो बोन्स होती हैं वो एक दूसरे से ओवरलैप कर जाती हैं। ओवरलैप का मतलब है एक दूसरे पे चढ़ जाती हैं। इस इमेज के थ्रू आप देख सकते हो कि जब बेबी की यहाँ पे डिलीवरी हो रही है तो बेबी के हेड का जो शेप है वो ऑलमोस्ट चेंज हो गया है। यहाँ पे देखिए, ये आपको एबनॉर्मल शेप देखने को मिल रहा होगा। इसी तरह से बेबी की जो 2 बोन्स हैं, एक ये वाली और एक इधर ही उस साइड वाली, ये दोनों एक दूसरे पे इस तरह से ओवरलैप यानी चढ़ जाती हैं। चढ़ने की वजह से क्या होता है कि ये वाला एरिया बेबी के हेड का पतला हो जाता है, और पतले होने की वजह से क्या है कि डिलीवरी जो है वो ईजिली हो जाती है हेड की। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ओवरलैपिंग का, इसको हम लोग मोल्डिंग बोलते हैं। लेकिन जब बेबी 11 मंथ का हो जाता है, मदर के यूट्रस के अंदर 11 मंथ का हो जाता है, तब ये मोल्डिंग का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा लेस या एब्सेंट हो जाता है, मुश्किल हो जाता है मदर के लिए। ठीक है, तो बेबी की डिलीवरी भी थोड़ी टफ हो जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं नेल्स। तो नेल्स आपको बढ़े हुए मिलेंगे न्यू बॉर्न बेबी के, मतलब जो पोस्ट टर्म बेबी है, जो पोस्ट मैच्योर बेबी है, जो कि 11वें महीने में पैदा हो रहा है, तो उसके आप जब नेल्स देखोगे ना तो वो आपको थोड़े से बढ़े हुए मिलेंगे। नॉर्मली 9 मंथ के बेबी में ऐसा देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉर्ड की अगर हम बात करें तो कॉर्ड आपको ब्लूइश देखने को मिलेगी,
ब्लू कलर की, और हम सभी जानते हैं कि कॉर्ड ब्लू कलर की देखने को क्यों मिल रही है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई है। अब ऑक्सीजन की कमी क्यों हो गई है भाई, सिंपल सी चीज़ है, एक बेबी जो अंदर एकदम मुश्किल से एडजस्ट कर रहा है तो उसकी कॉर्ड कंप्रेस हो रही होगी, जाहिर सी बात है, और जब कॉर्ड कंप्रेस हो जाएगी तो उसमें ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी और ब्लू दिखने को मिलेगी। इसका एक और रीज़न है, देखिए जो प्लासेंटा है वो ही आपके बेबी को ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, और प्लासेंटा और बेबी के बीच का कनेक्शन कौन बना रही है, आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड। अब प्लासेंटा जब ओल्ड हो गया, मतलब 11वें महीने का प्लासेंटा है, तो जो उसकी ब्लड सप्लाई होगी वो भी ठीक से नहीं हो पाएगी। इम्प्रॉपर ब्लड सप्लाई की वजह से आपके जो बेबी की कॉर्ड है वो ब्लूइश डिस्कलरेशन की हो जाएगी। उसके बाद क्या है, वर्टसन जेली। ये वर्टसन जेली क्या है, आपके कॉर्ड के आसपास, बेबी की कॉर्ड के आसपास एक जेली होती है जिसको हम वर्टसन जेली बोलते हैं। इसका काम है कॉर्ड को इन्फेक्शन से बचाना। अब जब कॉर्ड भी 11वें महीने की कॉर्ड हो गई है तो ये जेली भी कम होती हुई देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है आपका प्लासेंटा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेबी ओल्ड हो रहा है क्योंकि 11वें महीने का बेबी है, उसी तरह से प्लासेंटा भी ओल्ड हो रहा है क्योंकि 11वें महीने का प्लासेंटा है। साथ ही साथ कैल्सिफिकेशन यानी कि कैल्शियम डिपॉजिट प्लासेंटा देखने को मिलेगा। जो प्लासेंटा नॉर्मली आपको रेडिश देखने को मिलता वो अब आपको वाइटिश और मरून कलर का देखने को यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि ये ओल्ड प्लासेंटा हो गया है। इसकी जो लाइफ थी वो 9 मंथ की होती है, लेकिन अब 11वां महीना चल रहा है। इस पे ये देखिए ये कॉर्ड है, इसको आप देख रहे हो, इस पे जितना भी आपको इतना शाइनी शाइनी सा दिख रहा है, यही आपके वर्टसन जेली है। ये कम हो जाती है जब बेबी अंदर ज़्यादा टाइम तक स्टे करता है, तो इसीलिए कैल्सिफिकेशन, कैल्शियम डिपॉजिट हो गया प्लासेंटा के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है लिक्वायर एमने, मतलब यहाँ पे आपकी एमनियोटिक फ्लूइड की बात चल रही है। तो एमनियोटिक फ्लूइड थोड़ा सा स्कैंटी देखने को मिलेगा। हो सकता है कि एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर बेबी ने टॉयलेट कर दी हो। फर्स्ट टॉयलेट बेबी के हम म्यूकोनियम बोलते हैं। म्यूकोनियम मीन्स क्या होता है, जब बेबी पहली बार टॉयलेट करता है तो उसको हम म्यूकोनियम बोलते हैं, ठीक है। तो अब 11 मंथ हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि चांसेस बढ़ जाते हैं कि बेबी अंदर म्यूकोनियम कर डाले, यानी कि टॉयलेट कर दे। स्किन की अगर आप बात करोगे तो वर्निक्स कैसियोसा देखने को नहीं मिलेगा, एब्सेंस ऑफ वर्निक्स कैसियोसा देखने को मिलेगा। व्हाट इज दिस वर्निक्स कैसियोसा? कभी अगर आपने न्यूबॉर्न बेबी को देखा होगा डिलीवरी हुए, तो आपको इस तरह से वाइट कलर का न्यूबॉर्न बेबी, मतलब उसकी स्किन पे हल्का सफ़ेद कलर की आपको स्किन देखने को मिलती होगी। उस स्किन को ही हम वर्निक्स कैसियोसा बोलते हैं। इस वाइटिश स्किन का काम क्या है कि ये बेबी को इन्फेक्शन से बचाती है। तो अब बेबी तो न्यूबॉर्न रहा ही नहीं, 11 मंथ हो गए उसको अंदर, तो ये वर्निक्स कैसियोसा अपने आप ही हट जाएगी। रिंकल्स देखने को मिलेंगे और जिसकी वजह से बेबी आपको ओल्ड देखने को मिलेगा। साथ ही साथ बेबी की जो वेट है वो भी आपको 3 kg से ज़्यादा मिलेगा और लेंथ भी मोर देन 54 सेंटीमीटर मिलेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पे। तो अब आपको क्या ऐसे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करने हैं जिसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये एक पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी का केस है। फर्स्ट ऑफ ऑल एज ऑलवेज हमें हिस्ट्री कलेक्शन करनी है। तो हिस्ट्री कलेक्शन में मैंने आपको हमेशा बताया है कि हिस्ट्री कलेक्शन में आप वो सारी चीज़ें देखोगे जो चीज़ आपने कॉजेज में देखी थी, राइट। वो सारी चीज़ें पूछोगे पेशेंट से जो आपने कॉजेज में लिखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी, इससे पहले भी क्या पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी हुई थी उनको, ये आप पूछ सकते हो। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री पूछ सकते हो कि क्या आपकी फैमिली में इस तरह के केसेस ज़्यादातर देखने को मिल जाते हैं। तो हो सकता है सेम फैमिली के आप भी हो तो सेम जीन आपके अंदर भी हैं और सेम प्रॉब्लम आप भी मतलब आपको भी हो रही है। इसके अलावा लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड LMP आप पता करोगे कि आपके लास्ट पीरियड्स कब आए थे, उसके अकॉर्डिंग कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गलत LMP बता रही है। गलत LMP बताएगी, लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड बताएगी तो गलत EDD निकलेगी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ द डिलीवरी। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है। उस EDD के अकॉर्डिंग डिलीवरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन बेबी अभी भी मदर के अंदर है और डिलीवरी नहीं हुई, तो उस केसेस को हम पोस्ट टर्म केसेस बोल देते हैं।
इसके अलावा आपको ये भी पूछना है कि कोई हिस्ट्री ऐसी तो नहीं है, कंजेनाइटल एबनॉर्मैलिटीज़ की कोई हिस्ट्री तो नहीं चल रही है, क्या उनकी एज कितनी है। आपको मैंने पहले ही बताया कि कॉजेज़ में आप एज भी पूछोगे, अगर एज ज़्यादा है तो ज़्यादा एज वाली वुमेन्स के साथ पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी के केसेस देखने को मिल सकते हैं। मोर देन 35 ईयर की जितनी भी वुमेन्स हैं, अगर वो प्रेग्नेंट हो रही हैं तो उनके साथ ये पोस्ट टर्म प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि नॉर्मल हार्मोनल चेंजेस होंगे नहीं उनके अंदर। हार्मोनल चेंजेस नहीं होंगे तो टाइम पे डिलीवरी नहीं होगी। ये सब हम पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप हिस्ट्री कलेक्शन में पूछ लोगे। नेक्स्ट आ जाते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले तो वेट आपको देखना है। इससे पहले वाला वेट जो था वो कितना था, अब बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अगर वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आई है तो 1 kg बढ़ा होगा, सेकेंड में आई है तो टोटल 6 kg उसका एक्स्ट्रा बढ़ गया होगा, मतलब 5 kg, और फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में भी 5 kg बढ़ना चाहिए। अगर उसका वेट नहीं बढ़ रहा है तो क्या पता पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी का केस हो सकता है। एब्डोमिनल गर्थ आपको पता करनी है। एब्डोमिनल गर्थ क्या होता है, मदर के अम्बलाइकस से आप मेजर करोगे, मतलब मदर का एब्डोमेन के अराउंड कितना ज़्यादा उसका साइज है वो आप मेजर करोगे। फॉल्स पेन की हिस्ट्री आपको मिलेगी, मदर बताएगी कि उसको पेन होता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि उसको लग रहा हो कि बेबी नीचे शिफ्ट हो रहा है। नेक्स्ट सोनोग्राफी जब आप कराओगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सोनोग्राफी में ऑलमोस्ट हमें सारी चीज़ें पता ही चल जाती हैं। सबसे पहले आप अर्ली अल्ट्रासाउंड स्कैन कराओगे, ठीक है, जिससे आपको चीज़ें पता चलेंगी। चलिए देख लेते हैं कि सोनोग्राफी में आपको क्या क्या पता चलने वाला है। देखो, पेशेंट तो हर विजिट में आती है ना हॉस्पिटल में, तो क्या पता वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आई हो आपके पास, क्या पता सेकंड ट्राइमेस्टर में आई हो, क्या पता थर्ड ट्राइमेस्टर में आई हो, क्या पता थर्ड ट्राइमेस्टर के बाद आई हो कि अभी तक डिलीवरी नहीं हो रही है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर पेशेंट आएगी तो आपको क्या देखना है, CRL। CRL क्या है, क्रोन रंप लेंथ। क्रोन मीन्स होता है हेड, रंप मीन्स होता है उसके हिप्स, ठीक है। हेड से हिप्स की जो मेजरमेंट है, जो लेंथ है, उसको हम CRL यानी क्रोन रंप लेंथ बोलते हैं। अब अगर बेबी का नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है तो उसकी नॉर्मल क्रोन रंप लेंथ निकलेगी USG में, है ना। और अगर बेबी का नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो क्रोन रंप लेंथ उसको नॉर्मल देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा अगर मदर ने लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड गलत बताया आपको, क्योंकि सबसे मोस्ट कॉमन कॉजेस क्या है पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी का, कि गलत LMP बता देती हैं। सबसे ज़्यादा ये पता चल जाएगा कि अगर उन्होंने गलत LMP बताया होगा, सिंपल सी चीज़ है, तो आपकी क्रोन रंप लेंथ भी चेंज मिलेगी। तो नॉर्मल कितना होता है, 9 से 14 सेंटीमीटर क्रोन रंप लेंथ होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। और अगर पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी का केस है ना, तो ये क्रोन रंप लेंथ जो है +8 आपको मिलेगा, यानी कि 14 में 8 प्लस कर दो। अगर इतना ज़्यादा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्रोन रंप लेंथ आ रहा है, इसका मतलब पोस्ट मैच्योरिटी का केस है। नेक्स्ट आ जाते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी आप CRL यानी क्रोन रंप लेंथ मेजर करोगे। इसमें नॉर्मल कितना होना चाहिए, 19 सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन इसमें भी 7 से 8 एक्स्ट्रा नंबर देखने को मिलेंगे, मतलब 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 सेंटीमीटर क्रोन रंप लेंथ आपको देखने को अगर मिला सेकेंड ट्राइमेस्टर में, इसका मतलब वो पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी का केस है। साथ ही साथ बायपैराइटल डायमीटर भी आप देखोगे सेकेंड ट्राइमेस्टर में, कंफर्म करने के लिए कि क्या ये पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी का केस है। नॉर्मली सेकेंड ट्राइमेस्टर में बायपैराइटल डायमीटर इनका 2.4 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर ज़्यादा आ रहा है 2.4 सेंटीमीटर से तो मे बी ये पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी का केस हो। थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर वोमेन आपके पास आती है तो फिर आप इनका बायपैराइटल डायमीटर देखोगे, जो कि इस टाइम पे कितना होना चाहिए, 9.5 सेंटीमीटर, यानी कि पूरा कंप्लीट 9.5 सेंटीमीटर जितना होता है उतना होना चाहिए। बायपैराइटल डायमीटर मीन्स 2 पैराइटल बोन के बीच का डायमीटर। ये पूरा जो आपको डायमीटर दिख रहा है ना, यहाँ से जब आप मेजर करोगे यहाँ से पूरा, तो ये आपका बायपैराइटल डायमीटर होगा। नॉर्मल कितना होता है न्यूबॉर्न बेबी का, 9.5 सेंटीमीटर। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में ये 9.5 सेंटीमीटर अगर देखने को मिला तो इसका मतलब सब कुछ सही चल रहा है। अगर ये आपको नहीं यहाँ पे तो सब ठीक है, अगर यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा देखने को मिला इसका मतलब
ये पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी का केस है। नेक्स्ट आ जाते हैं CRL यानी क्रोन रम्पलेट। यहाँ पे 36 सेंटीमीटर देखने को मिली तो ठीक है, एक्स्ट्रा देखने को मिली इसका मतलब यहाँ पे केस पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी का हो सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम। अब थर्ड ट्राइमेस्टर के बाद जब उसकी डिलीवरी की डेट आ गई है फिर भी उसको डिलीवरी नहीं हो रही है, तब वो हॉस्पिटल अगर आई और बोल रही है कि मुझे डिलीवरी नहीं हो रही है, तब आप एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम चेक करोगे। आपको अगर एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम कम होता हुआ मिला, यानी कि बहुत कम मिला अंदर, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी का केस हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एमनियोटिक फ्लूइड अपने आप ही एब्जॉर्ब होने लगता है। नेक्स्ट आ जाते हैं एमनियोसिंथेसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एमनियोसिंथेसिस क्या होता है? यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड को थोड़ा सा निकाला जाता है। मैं आपको दिखा सकती हूँ इमेज में, यहाँ पे देख लो। सिरिंज से थोड़ा सा एमनियोटिक फ्लूइड निकाला गया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अल्ट्रासाउंड। एक तरफ अल्ट्रासाउंड चलता रहता है, दूसरी तरफ इंजेक्ट करके एमनियोटिक फ्लूइड निकाल लिया जाता है। उसके बाद उस एमनियोटिक फ्लूइड का एग्जामिनेशन किया जाता है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर ग्रीन या ब्राउन है कुछ इस तरह से, इसका मतलब बेबी ने अंदर टॉयलेट कर दी है, यानी मेकोनियम पास कर दिया है। अगर येलोइश आता है, हल्का येलो हल्का वाइटिश आता है, तो इसका मतलब कोई म्यूकोनियम पास नहीं किया गया है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। तो एमनियोसिंथेसिस से आपको ये सारी चीजें पता चल जाएंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये था आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कंप्लीटेड। अब मैनेजमेंट की बात करें, जब आप कंप्लीट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कर लोगे तो मैनेजमेंट में आपको एमनियोसिंथेसिस के रिजल्ट पे ही आपको मैनेजमेंट डिसाइड करना पड़ेगा। जब आपने एमनियोसिंथेसिस का रिजल्ट देख लिया तो इसमें दो तरह के आपको केस मिल सकते हैं, एक अनकॉम्प्लिकेटेड और दूसरा कॉम्प्लिकेटेड। देखो अनकॉम्प्लिकेटेड कौन सा होगा? जिसमें बेबी सही होगा, स्टेबल होगा, उसने म्यूकोनियम पास नहीं किया होगा, ठीक है। और कॉम्प्लिकेटेड कौन सा होगा? जिसमें बेबी ने अंदर म्यूकोनियम पास कर दिया होगा, ठीक। तो चलो पहले अनकॉम्प्लिकेटेड देख लेते हैं। जब आपने एमनियोसिंथेसिस का रिजल्ट देखा तो वो अनकॉम्प्लिकेटेड निकला, यानी नॉर्मल रिजल्ट निकला। अब टाइम तो हो गया है डिलीवरी का, तो आपको क्या करना है? डिलीवरी करानी है, बेबी को बाहर निकालना है और केस को बंद करना है। तो डिलीवरी कराने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सर्विक्स का डायलेट होना ज़रूरी है। तो आप चेक करोगे PV एग्जामिनेशन वगैरह करके कि सर्विक्स डायलेट हुआ या सर्विक्स डायलेट नहीं हुआ। सर्विक्स राइप का मतलब होता है सर्विक्स डायलेट हो जाना, यानी फैल जाना 10 सेंटीमीटर, और सर्विक्स अनराइप का मतलब होता है सर्विक्स डायलेट नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर सर्विक्स डायलेट हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन करनी है। क्या है ये आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन? जब हम मेम्ब्रेन यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड का जो बैग है उसको हम इंस्ट्रूमेंट से कट करते हैं और तब फ्लूइड बाहर आता है, उसको हम आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन बोलते हैं। और अगर ये अपने आप ही बाहर आके फट जाए तो ये नेचुरल रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे आर्टिफिशियली मेम्ब्रेन को यानी कि बैग को कट करके रप्चर करना है, क्योंकि डिलीवरी हो ही नहीं रही है, तो अब हमें ये तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हमने ARM कर दिया, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कर दिया। अब ARM करने के बाद डायरेक्ट हमने ARM कर दिया, कब? जब सर्विक्स डायलेटेड है। तो अगर सर्विक्स डायलेटेड नहीं है तो आपको प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का जेल आता है, ये देखो यहाँ पे, ये जेल आपको हर 6 घंटे में मदर के अंदर सर्विक्स के पास लगाना है, यहाँ पे लगाना है। और ये जेल क्या करेगा पता है? ये जेल आपके सर्विक्स को डायलेट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको सर्विक्स राइप हो जाएगा, यानी कि फैल जाएगा। तब हमें यहाँ पर भी ARM करना है। मतलब चाहे सर्विक्स राइप हो तो हमें डायरेक्ट ARM कर देना है, अगर सर्विक्स राइप नहीं है तो आपको प्रोस्टाग्लैंडिन जेल लगाना है 6 घंटे में, और वो राइप हो जाएगा, देन आपको ARM कर देना है, ठीक है। अब ARM करने के बाद सिंपल सी चीज़ है, मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी, तो उसमें से आपका एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आएगा। तो जब एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आएगा तो आपको 2 चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर एमनियोटिक फ्लूइड क्लियर है, बिल्कुल गंदा नहीं है, उसमें बिल्कुल भी म्यूकोनियम नहीं पास हुआ है। देखो क्या पता ये सब करने के टाइम पे बच्चे ने म्यूकोनियम पास कर दिया हो, है ना। ये भी तो हो सकता है ना कि हमने यहाँ पे एमनियोसिंथेसिस करवाया था, उस टाइम पे बेबी ने म्यूकोनियम पास नहीं किया था, लेकिन क्या पता अब कर दिया हो। तो इसी वजह से हमें दोनों चीज़ें अभी भी देखनी है। अगर म्यूकोनियम पास नहीं किया है और आपका जो फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड निकल रहा है, वो लिक्विड
एकदम क्लियर है तो आपको ऑक्सीटोसिन ड्रिप लगा देनी है। ऑक्सीटोसिन ड्रिप से कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, फिर आपको वजाइनल डिलीवरी करा देनी है। ठीक है, यहाँ पे मान लो अब बच्चे ने मेकोनियम पास कर दिया तो आपको क्या करना है, एमनियो इन्फ्यूजन करना है। एमनियो इन्फ्यूजन क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड को दोबारा से अंदर फिल करना। यहाँ पे देख लो एमनियो इन्फ्यूजन, ये देखो इन्फ्यूज किया जा रहा है, एमनियोटिक फ्लूइड को फिल किया जा रहा है, जिससे कि जो इन्फेक्शन यानी कि जो अंदर बेबी ने टॉयलेट पास कर दी है उसको रिप्लेस किया जाए फ्रेश एमनियोटिक फ्लूइड से। ठीक है, एमनियो इन्फ्यूजन आपने यहाँ पे कर दिया। करने के बाद आपको CTG करना है, कार्डियोटोकोग्राफी। ठीक है, कार्डियोटोकोग्राफी क्या है, इस तरह से हम कार्डियोटोकोग्राफी करते हैं। इससे बेबी के हार्ट का पता चलता है कि टॉक्सिसिटी बढ़ने की वजह से बेबी का हार्ट सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कार्डियोटोकोग्राफी नॉर्मल है तो वजाइनल डिलीवरी करा दोगे, एबनॉर्मल है तुरंत सिजेरियन डिलीवरी करा दोगे। सेम चीज़ यहाँ पर भी है। अब यहाँ पे तो बेबी ने म्यूकोनियम पास कर ही दिया था तो ये कॉम्प्लिकेटेड केस आ गया, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, देखना है सर्विक्स डायलेटेड है या नहीं है। अगर नहीं है तो सीधे सिजेरियन डिलीवरी करा दोगे, कुछ काम नहीं करना है इसके ऊपर। और अगर सर्विक्स डायलेट हो चुका है तो आप जल्दी से ARM करा दोगे और सारा ये वाला प्रोसीजर फॉलो करोगे। ठीक है, तो ये था आपका मैनेजमेंट। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा मैनेजमेंट। कुछ इसमें इतना टफ नहीं है, मैंने ईजिली लिखा हुआ है, इसमें ईजी वे में मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हुए हैं। अब आ जाते हैं कॉम्प्लिकेशंस। तो क्या क्या ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं जिसकी वजह से बेबी की हेल्थ पे इशू क्रिएट हो सकता है। पहली चीज़ तो प्रीनेटल मॉर्बिडिटी या मोर्टालिटी रेट आ सकता है, यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बेबी की डेथ हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड कम होता चला जा रहा है। क्या पता बेबी ने म्यूकोनियम अंदर पास कर दिया हो, क्या पता उसने उसको एस्पिरेट कर लिया हो और बेबी की डेथ हो गई हो। शोल्डर डिस्टोशिया हो सकता है। शोल्डर डिस्टोशिया मीन्स होता है शोल्डर फंस जाना ड्यूरिंग वजाइनल डिलीवरी। ठीक है, तो वजाइनल डिलीवरी के दौरान अगर शोल्डर फंस जा रहा है तो उसको हम शोल्डर डिस्टोशिया बोलते हैं। ये हो क्यों रहा है, क्योंकि अंदर क्या है, बेबी की जो वो है साइज बढ़ गया है। वो 11 महीना का बेबी है तो उसका साइज बढ़ गया है, तो हो सकता है शोल्डर डिस्टोशिया केस देखने को मिले। ड्यूरिंग डिलीवरी साइज बढ़ गया है तो बेबी को इंजरी भी हो सकती है ड्यूरिंग डिलीवरी, क्योंकि बेबी का साइज बढ़ गया है तो उसको निकलने में चोट भी लग सकती है। ठीक है, ओलाइगोहाइड्रोमनियाज हो सकता है। ओलाइगोहाइड्रोमनियाज क्या होता है, जब एमनियोटिक फ्लूइड बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, यानी कि 200 ml हो जाता है, उसको हम लोग ओलाइगोहाइड्रोमनियाज बोलते हैं। तो एवरेज आपका एमनियोटिक फ्लूइड 34 वीक्स के आसपास 600 से 800 देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, लेस देन 200 देखने को मिल रहा है, उसको हम लोग ओलाइगोहाइड्रोमनियाज बोलते हैं। इस केस में क्या होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड इतना ज़्यादा कम हो गया है कि बेबी अंदर मूव नहीं कर पाएगा, उसकी डेथ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। म्यूकोनियम एस्पिरेट कर गया, अगर जो उसने टॉयलेट की है उसी को उसने एस्पिरेट कर लिया, अंदर ले लिया, तो उसके डेथ के चांसेस बढ़ जाएंगे। जब म्यूकोनियम एस्पिरेट कर जाएगा तो उसकी फीटल हार्ट रेट एबनॉर्मल हो जाएगी, हार्ट रेट उसका एबनॉर्मल हो जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी डिलीवरी होते होते। तो ये थे आपके सारे कॉम्प्लिकेशंस। सो यहाँ तक था सारा आपका क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मैनेजमेंट, कॉम्प्लिकेशंस। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत इजी वे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, एंड ऑल्सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है, चाहे मेरे एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा हो, चाहे मेरा नोट्स अच्छे लग रहे हों, चाहे दोनों अच्छा लग रहा हो इफ़ पॉसिबल, चाहे कुछ भी अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर सबको शेयर कीजिए, जिससे सब पढ़ें और सबको नॉलेज हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।